हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है राउल्ट का नियम। इस टॉपिक से आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राउल्ट के नियम की परिभाषा, यानी राउल्ट का नियम कहता क्या है। तो राउल्ट का नियम की परिभाषा है आपकी, इस नियम के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित अवयव का बाष्पदाब उस अवयव के मूल अंश के समानुपाती होता है। यानी राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम कहता है कि मान लीजिए विलयन में कोई आपका अवयव उपस्थित है, उसका बाष्पदाब उसके अवयव के मूल अंश के समानुपाती होता है। जैसे कि मान लें हम हमारा कोई अवयव उपस्थित है P और उसका मूल अंश क्या हो जाएगा XP। तो इस प्रकार यानी जो आपका मूल अंश होगा वो उसके बाष्पदाब के समानुपाती होगा। अब हम दो विलयनों के लिए पढ़ेंगे, द्रव द्रव विलयनों के लिए बाष्पदाब और ठोस द्रव विलयनों के लिए बाष्पदाब या राउल्ट का नियम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव द्रव विलयनों का बाष्पदाब निकालने के लिए राउल्ट के नियम की। मान लीजिए कि हमारे पास कोई पात्र है, उसको हम गर्म करते हैं तो नीचे जो देखिए यहाँ से जो नीचे द्रव भरा हुआ है, ऊपर इसकी भाप है यानी वाष्प है इसकी। तो जो XA है, हमारे पास अवयव हैं दो A और B। तो XA क्या दर्शा रहा है? यहाँ XA दर्शा रहा है कि शुद्ध अवस्था में विलय अवयव के जो मूल अंश है वो, और XB दर्शा रहा है यहाँ पर शुद्ध अवस्था में अवयव B के मूल अंश। इसी प्रकार जो आपके बाई A और बाई B हैं वो दर्शा रहे हैं वाष्प अवस्था में अवयव A और B के मूल अंशों को। तो हम इस प्रकार यहाँ पर राउल्ट का नियम लगाते हैं। तो अवयव एक के लिए अगर हम यहाँ पर राउल्ट का नियम लगाते हैं तो राउल्ट का नियम क्या कह रहा है कि जो बाष्पदाब होता है उस अवयव के मूल अंश के समानुपाती होता है। तो यानी PA, अवयव एक के लिए बात करते हैं हम, तो PA समानुपाती X के। अब जैसे ही हम इसका समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ पर हमारा एक समानुपाती स्थिरांक आता है P0A। तो यहाँ पर हमारा जो PA का सूत्र है क्या बन जाता है वो, यानी अवयव A के बाष्पदाब का सूत्र क्या बन जाता है PA इजिकल टू P0A इंटू एक्स। इसी प्रकार हम अवयव B के लिए राउल्ट का नियम लगाते हैं तब PB समानुपाती होता है XB के। अब इस यहाँ से भी हम समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तब आता है हमारा समानुपाती स्थिरांक P0B। तो अवयव B का बाष्पदाब का सूत्र क्या बन जाता है PB बराबर P0B इंटू XB। अब जो P0A है वो क्या है? हमारा P0A है A का शुद्ध अवस्था में बाष्पदाब। इसी प्रकार P0B है वो क्या है? अवयव B का शुद्ध अवस्था में बाष्पदाब। ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर, तो इन दोनों को यदि हम जोड़ें, अब जोड़ते कौन से नियम के अनुसार हैं? तो डाल्टन का आंशिक बाष्पदाब नियम। डाल्टन का आंशिक बाष्पदाब नियम क्या कहता है? डाल्टन का आंशिक बाष्पदाब नियम कहता है कि जो कुल आंशिक बाष्पदाब है या कुल बाष्पदाब है वो उस अवयव में उपस्थित अवयवों के कुल योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे PT यानी P जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर होगा? हमारे पास कितने अवयव थे? दो। तो PA प्लस PB के। अब हमें पता है कि PA बराबर क्या था? हमारे पास PA बराबर था P0A इंटू एक्स। इसी प्रकार PB बराबर क्या था हमारे पास? PB बराबर था हमारे पास P0B इंटू XB। तो PA की जगह इसको लिख देंगे हम और PB की जगह इसको लिख देंगे। अब ये लिख दिया, ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 1 बनकर। ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारा मूल अंश है, टोटल मूल अंश होता है वो 1 होता है। अब XA प्लस XB इजिकल टू 1। अब हम यहाँ पर इस समीकरण 1 के अंदर XA की वैल्यू रखें तो XA की वैल्यू आएगी हमारी XA बराबर 1 माइनस XB। क्या आ जाएगी? XA की वैल्यू रखेंगे हम तो क्या आ जाएगी 1 माइनस XB। ठीक है। अब ये XB आ जाएगी। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ P0A की जगह क्या लिख देंगे, XA है उसकी जगह क्या लिखें हम 1 माइनस XB। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा देखो PT बराबर P0A की, तो P0A लिख दिया, XA की जगह क्या लिख दिया 1 माइनस XB प्लस P0B इंटू XB। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे कोष्टक के अंतर्गत। तो यह हो जाएगा हमारा P0A माइनस P0A इंटू XB प्लस P0B इंटू XB। ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, जो समान है उनको एक साइड ले आएंगे, जो समान है उनको क्या ले आएंगे, हम एक साइड ले आएंगे। एंड देखो ये हमारा पी नोट ए, जो पी नोट बी इंटू एक्स वी, इसको यहाँ ले आएंगे आगे और इसको क्या ले जाएंगे पीछे। तो ये हो जाएगा हमारा पी नोट ए मैंने माइनस पी नोट ए इंटू एक्स ए। अब देखो हमें यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर दोनों में जो कॉमन दिखेगा वो क्या दिख जाएगा, हमें एक्स बी क्या दिख जाएगा, कॉमन एक्स बी दिख जाएगा। तो देखो पी नोट ए को पी नोट ए लिख दिया। अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिख देंगे पी नोट बी माइनस, देखो यहाँ से एक्स भी कॉमन आ जाएगा, तो पी नोट बी माइनस पी नोट ए बचेगा और एक्स भी ये लिख दिया हमने कॉमन में। तो ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब ऐसे ही हम यहाँ से क्या निकाल लें, एक्स वी का मान निकालेंगे यहाँ से, तब आएगा हमारा एक्स वी बराबर 1 माइनस एक्स ए। अब 1 माइनस एक्स ए आ जाएगा हमारा, 1 माइनस एक्स ए बराबर किसके आ जाएगा, एक्स बी के। अब इस प्रकार क्या करेंगे हम, एक्स, अब एक्स वी का मान रख देंगे हम समीकरण 1 में फिर से। अब एक्स वी की जगह मान रखेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, देखो हमारा ये हो जाएगा पी टी बराबर पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी। अब एक्स वी की जगह क्या लिख देंगे हम लिख देंगे 1 माइनस एक्स ए। अब ये हम हो जाएगा हमारा पी टी बराबर पी नोट ए एक्स इंटू एक्स ए प्लस, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा ये हमारा क्या आएगा, पी नोट बी माइनस पी नोट इंटू एक्स ए। ये हो जाएगा आपका टोटल पी नोट बी। अब देखो ये इसको यहाँ ले आएंगे हम आगे और इसको क्या ले जाएंगे पीछे, क्योंकि जो हमारा कॉमन है समान है उसको एक साइड लिखेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पी नोट बी, इसको यहाँ से निकाल लिया और ये लिखेंगे पी नोट ए इंटू एक्स ए माइनस पी नोट बी एक्स ए। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, कॉमन आ जाएगा एक्स ए, क्या आ जाएगा एक्स ए कॉमन आ जाएगा। तब बन जाएगा हमारा क्या बनेगा, पी टी बराबर पी नोट बी प्लस पी ए माइनस पी नोट बी, ये पी टी बराबर आ जाएगा हमारा पी टी बराबर पी नोट बी प्लस पी नोट ए माइनस पी नोट बी इंटू एक्स ए। ये आ जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। यानी समीकरण 2 और 3 में आप देखोगे तो जो आपका कुल वाष्प दाब है या कुल आंशिक वाष्प दाब है वो ओनली ऑन किस पर निर्भर कर रहा है, एक घटक के अवयव पर। देखो जैसे कि यहाँ पर जो एक घटक का मोलंश है एक्स है यहाँ पर, और ऐसी समीकरण 2 में देखोगे आप तो यहाँ एक ही घटक का मोलंश है वो एक्स वी। तो इन समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि जो कुल आंशिक वाष्प दाब है वो केवल एक घटक के मोलंश पर निर्भर करता है। अगर आप वाष्प अवस्था में मोलंश निकालना चाहते हो तो उसके लिए सूत्र यूज करना है आपको, वाई ए इक्वल टू पी ए अपॉन पी टी। अब पी ए क्या है, अब ये एक का आंशिक वाष्प दाब और पी टी क्या है, टोटल वाष्प दाब। इसी प्रकार दूसरे अवयव का आप मोलंश निकालना चाहते हो वाष्प अवस्था में, तब सूत्र लगाना है आपको बाई वी बराबर पी वी अपॉन पी टी। अब बाई ए क्या है, वाष्प अवस्था में अवयव ए के मोलंश, और बाई बी क्या है, वाष्प अवस्था में अवयव बी के मोलंश। उसके बाद आता है आपका ये ग्राफ। अब ग्राफ क्या बता रहा है, देखो ग्राफ बता रहा है कि हमने एक्स अक्ष पर तो क्या ले लिया मोलंश और वाई अक्ष पर क्या ले लिया आपका कुल वाष्प दाब, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जो जहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है एक्स से, एक के तो मोलंश है एक, तो एक्स वी का टोटल मोल कितना हो गया, मोलंश कितना हो गया 0। तो कहने का मतलब एक्स वी तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन जो एक्स ए है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, हाईएस्ट पीक से। हमने मान लिया कि हाईएस्ट पीक है इसके यहाँ। अब आप क्या देखोगे, जैसे जैसे आप इधर जाओगे, इस साइड जाओगे, मतलब लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो आपका एक्स ए तो कम होता जाएगा और एक्स बी क्या होता जाएगा, ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। क्योंकि देखो एक्स ए तो यहाँ पर 0 हो गया और एक्स बी क्या हो गया आपका 1, यानी लेफ्ट टू राइट जाओगे ग्राफ में आप तो क्या हो जाएगा, एक्स बी तो बढ़ता जाएगा आपका और एक्स ए कम होता जाएगा। तो एक्स ए तो एक्स बी तो यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है और एक्स ए क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये आपका ग्राफ है किसके मध्य, मोलंश और कुल वाष्प दाब के अंतर्गत। और जो लास्ट लाइन टच करेगी ऊपर की ओर वो हो जाएगी आपकी कुल वाष्प दाब की लाइन, ठीक है। तो ये इस प्रकार का ग्राफ है, ये राउल्ट के नियम में बनाया जाता है। और कब बनाया जाता है, द्रव विलयनों के वाष्प दाब के लिए, ठीक है। तो ये आपका सूत्र आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं ठोस द्रव विलयनों का वाष्प दाब। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था द्रव विलयनों का वाष्प दाब, अब हम पढ़ेंगे ठोस द्रव विलयनों का वाष्प दाब।
अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक शुद्ध विलायक है जिसको हम गर्म करते हैं और शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है उसको हमने मान लिया पी नॉट। अब शुद्ध विलायक को अपन गर्म करेंगे तो उसकी वाष्प बनती है ज़्यादा, ठीक है। लेकिन इसी शुद्ध विलायक में अगर हम अवाष्पशील विलय मिला दें, मतलब अवाष्पशील विलय का मतलब जिसकी वाष्प नहीं बनती हो, तो अगर वाष्प नहीं बन रही है तो ये विलयन बन जाएगा, क्योंकि विलायक तो था ही पहले और इसमें हमने अवाष्पशील विलय मिला दिया। अब अवाष्पशील विलय मिला दिया तो ये बन गया आपका विलयन। अब आपने इसके अंदर अवाष्पशील विलय मिला दिया तो इसमें क्या होगा, जो वाष्प होगी वो पहले की अपेक्षा क्या बनेगी, कम बनेगी, ठीक है, क्योंकि अवाष्पशील विलय मिलाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम देखें, हमें पता है कि जो विलयन होता है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक से, ठीक है। तो अब विलय क्या है, यहाँ पर विलय ठोस है और विलायक क्या है, द्रव है। अब विलय क्या क्या हो सकते हैं आपके, तो विलय ग्लूकोज हो सकता है, यूरिया हो सकता है, NaCl हो सकता है, और विलायक क्या है आपका, जल है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। यानी किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है तब अब हम इसको लिखें तो पी विलयन बराबर पी विलायक प्लस पी विलय। लेकिन अब जो आपका विलय मिलाया आपने उसकी तो वाष्प बन ही नहीं रही है, और वाष्प नहीं बन रही है तो उसका मतलब वाष्प दाब कितना हो गया, जीरो, अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर। यानी जो विलयन का वाष्प दाब बचेगा तो किसके बराबर बचेगा, विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर है, यानी प्रेशर है वो किसके बराबर है, विलायक के वाष्प दाब के। अब हमें पता है, क्या पता है, राउल्ट के नियम से, कि राउल्ट नियम के अनुसार वाष्पशील घटक का वाष्प दाब विलयन में उसके उपस्थित मोल अंश के समानुपाती होता है। अभी हमने पढ़ा था राउल्ट नियम। तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो जो पी विलायक समानुपाती क्या हो जाएगा, देखो जो हमारे पास घटक अवयव है उसके मोल अंश के समानुपाती होगा उसका वाष्प दाब। तो पी विलायक समानुपाती किसके हो जाएगा, एक्स विलायक यानी विलायक के मोल अंश के। अब हम इसको समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तब हमारे पास समानुपाती नियतांक आ जाएगा पी नॉट, क्या आ जाएगा, पी नॉट, ठीक है। अब पी नॉट आ जाएगा, इसको हम आगे कंटिन्यू करें तो अब हमें पता है, ऊपर देखा था हमने कि जो पी नॉट अब हमारा क्या बन जाएगा, पी नॉट विलयन, क्योंकि देखो हमने पढ़ा था अभी कि जो पी विलायक है वो किसके बराबर है, पी विलयन के। तो हम क्या करेंगे कि पी नॉट विलायक की जगह जो पी विलायक है, पी विलायक की जगह हम क्या लिख देंगे, पी विलयन। तो पी विलयन बन जाएगा आपका, पी विलयन किसके बराबर बन जाएगा, पी नॉट इंटू एक्स विलायक के। अब हमें पता है कि जो मोल अंश का मान होता है, अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। तो एक्स विलायक प्लस एक्स विलय बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मोल अंश का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। तो एक्स विलायक प्लस एक्स विलय बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 हो जाएगा तो अगर हम निकालना चाहें कि एक्स विलायक की वैल्यू, तो एक्स विलायक की वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स विलायक इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स विलय, ठीक है। यानी एक्स विलायक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स विलय। तो इसको यहाँ से यहाँ लिखेंगे हम तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, पी विलयन बराबर पी नोट, और एक्स विलय की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 1 माइनस एक्स विलय। अब जैसे ही आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा आपका पी विलयन बराबर पी नोट माइनस पी नोट इंटू एक्स विलय। अब हमें चाहिए एक्स विलय, अगर हमें एक्स विलय चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे और इसको इस साइड ले आएंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा, पी नोट एक्स विलय बराबर पी नोट माइनस पी विलयन, क्या बन जाएगा, पी नोट माइनस पी विलयन। और हमें एक्स विलय यानी विलय के मोल अंश चाहिए तो क्या करेंगे हम, तो ये कर लेंगे पी नोट माइनस पी विलयन, और जो पी नोट है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे, क्या चला जाएगा, नीचे। तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, एक्स विलय यानी विलय के मोल अंश निकालने का सूत्र क्या बन जाएगा, पी नोट माइनस पी एस। अब मैं जो पी विलयन था मैंने उसको क्या लिख दिया शॉर्ट में, पी एस अपॉन पी नोट। अब पी नोट क्या है, पी नोट है आपका, देखो ऊपर देखा था हमने, जो पी नोट है जो समानुपाती स्थिरांक आया था वो, यानी विलायक, एक विलायक का क्या है, वाष्प दाब है। जो विलायक था आपका उसका विलायक शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। तो ये आता है आपका, क्या आ जाता है, एक्स विलय यानी विलयक के मोल अंश निकालने का सूत्र। कब, जब आपको विलायक का वाष्प दाब दिया हो और विलयन का वाष्प दाब दिया हो, तब आप इस सूत्र से क्या निकाल सकते हैं, ये इससे निकाल सकते हैं आप विलय के मोल अंश। तो ये था आपका राउल्ट नियम ठोस द्रव विलयनों के लिए और द्रव द्रव विलयनों के लिए।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।